हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 11 का मैथ का पहला चैप्टर लेकर आए हैं और इस पहले चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली पर पहुंचने से पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है समुच्चय और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। समुच्चय का मतलब होता है कि किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई वस्तु हो या आंकड़ा हो, कुछ भी हो, उसके सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वही क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित क्या होता है, संग्रह क्या होता है? संग्रह का मतलब एक कलेक्शन होता है, समूह। और सुपरिभाषित का मतलब होता है जो किसी नियम पर हो या जिसे सभी लोग जानते हो या वह नियम सब जगह फॉलो होता है, वही सुपरिभाषित कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अंग्रेजी का जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में जो स्वर होते हैं आपके, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समूह जो होता है वो ए ई आई ओ यू होता है। ए ई आई ओ यू होता है। अब ऐसा नहीं है कि ए ई आई ओ यू को अंग्रेजी का वावेल इंडिया में रखा गया है, अमेरिका में नहीं रखा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वह हर जगह हो, उसकी मान्यता हर जगह दी गई हो। ठीक, तो यही क्या कहलाता है? यही सुपरिभाषित कहलाता है, जिसे सभी लोग जानते हैं, वो एक नियम को फॉलो करता है। यही क्या कहलाता है? सुपरिभाषित। तो इस सुपरिभाषित संग्रह, इस सुपरिभाषित कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, जो सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक लोग कुछ और मानते हैं, एक लोग कुछ और मानते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो समुच्चय नहीं होगा। जिसे सभी लोग मानते हैं और जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए एक नियम पर फॉलो करता हो, वही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संभवतः हम समुच्चय की परिभाषा को समझ गए। अब आगे बढ़ते हुए इसी समुच्चय के क्रम में कुछ नियम है, वह नियम हमें जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट नियम होता है कि किसी समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे हम अंग्रेजी के वावेल को हमने दर्शाया है, तो इसके समुच्चय को दर्शाने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, वी से। ये फर्स्ट नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं, एलिमेंट जिसको कहते हैं, अवयव का मतलब ये जो मझले कोष्ठक के अंतर्गत होता है, ये एलिमेंट अवयव कहलाता है। ठीक, तो जो एलिमेंट होता है, जो अवयव होता है, यह अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में दर्शाया जाता है। और तीसरी बात जो होती है वह यह होता है, तीसरी बात जो होती है वह समुच्चय के लिए वस्तु हो या अवयव हो या सदस्य हो, ठीक, वो पर्यायवाची पद होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये समुच्चय से संबंधित कुछ बातें थी। तो दोस्तों हमने अभी जाना है कि समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी का कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है और जो समुच्चय के अवयव होते हैं वह इंग्लिश के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किए जाते हैं, छोटे अक्षर से प्रदर्शित किए जाते हैं। और इस अवयवों को रखने के बाद, इस अवयवों को लिखने के बाद इनको मझले कोष्ठक से बंद कर देना चाहिए। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जो अवयव होता है उसको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं समुच्चय को कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां होती है। समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां होती है? दो विधि। किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हमारे पास कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। पहली विधि जो होती है वह रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। और दूसरी विधि होती है
जो आपकी दूसरी विधि होती है वह यह दूसरी विधि होती है वह समुच्चय निर्माण विधि होती है। समुच्चय निर्माण विधि। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती है, एक रोस्टर या सारणीबद्ध विधि होती है, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि होती है। अब ये रोस्टर या सारणी विधि क्या होती है? तो जो हमने इस प्रकार से दर्शा दिया यही आपका रोस्टर या सारणीबद्ध विधि कहलाती है। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन दे दें आपको, कहें कि आपसे एक क्वेश्चन बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताओ। स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जब हम इसको दर्शाएंगे तो V बराबर मझले कोष्ठक में, अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हो गया आपका रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। तो दोस्तों एक चीज इसमें और जान लीजिए कि जो ए, ई, आई, ओ, यू है यह यही रहेगा, भले ही इसका क्रम बदल जाए वो बात अलग है, लेकिन रहेंगे सेम ही। जैसे यहां हम आई, ई, ओ, यू, ए भी लिख सकते हैं, परंतु यही कि यही पांचों होने चाहिए। यही आपका सुपरिभाषित कहलाता है, यही आपका नियमबद्ध कहलाता है। ठीक। अब समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि का मतलब होता है अब ये जो आपका समुच्चय निर्माण विधि है, जैसे हम इसी को समुच्चय निर्माण विधि से लगाएं तो जैसे आपका सवाल दे दिया जाए V बराबर ए, ई, आई, ओ, यू, इस प्रकार से दे दिया जाओ, कहे समुच्चय निर्माण विधि से इसको निरूपित कीजिए, तो आप यहां किस प्रकार से करेंगे? इससे पहले समुच्चय को V लिखेंगे, फिर मझले कोष्ठक में x लिखेंगे, फिर लोकन का चिन्ह लगाएंगे, फिर x लिखेंगे। अब इसके बाद इनका हम वर्णन करेंगे ये है क्या। तो हम देख पा रहे हैं ये है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। फिर मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं? पहले यक्स लिखते हैं, यक्स की जगह आप अन्य अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं परंतु स्मॉल ही रहे। दूसरे अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, यक्स लोकन चिन्ह लगाते हैं, फिर यक्स करके उसका वर्णन करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो समुच्चय यक्स है वह यक्स समुच्चय के अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी दो विधियां होती हैं। इस समुच्चय को दो विधि से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जैसा कि आपने देखा समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया, कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का इस प्रकार से उदाहरण आपने पाया। फिर हमने आपको समझाया कि इसमें दो तीन नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि जो समुच्चय दर्शाना है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो समुच्चय का अवयव है, एलिमेंट है, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए और मझले कोष्ठक के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों इसे आप क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं और इसको आप अक्षरों को इधर उधर कर सकते हैं, परंतु दूसरा अक्षर नहीं, वही रहने चाहिए जो इसका नियम है। तीसरा नियम हमने आपको बताया कि जो अवयव होते हैं या वस्तु होती है, ठीक, यह एक पर्यायवाची पद बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और तीसरी बात जो हमने आपको बताई इस प्रकार से दोस्तों, और एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ता है कि जो ये आप लिखते हैं, ठीक, समुच्चय के अवयव में कोई अक्षर या कोई वस्तु दो बार नहीं लिखी जा सकती, उसका वर्णन केवल एक ही बार होगा, उसको आप एक ही बार लिख सकते हो। फिर हमने बताया समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां होती है, एक रोस्टर या सारणी विधि होती है, जो ये है आपका, ये रोस्टर या सारणी विधि कहलाती है, और ये दूसरा आपका समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। तो चलिए
अब इसी के साथ हम प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली का पहला सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल आपके सामने उपस्थित है। अब इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देने की बात यह है कि निम्नलिखित में कौन कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अब हमें यह बताना है कि इसमें कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से नहीं हैं, बस इतना ही जवाब देना है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह हो जाएगा फरवरी नहीं, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो ये आपका समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि जे अक्षर से 3 ही महीनों के नाम आएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। गिन लीजिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 महीनों का नाम जे अक्षर से शुरुआत होगी और इसलिए यह फिक्स है, यह परिभाषित है, तो इसलिए यह समुच्चय है। तो आप बिंदास कह सकते हैं कि यह समुच्चय आपका है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो दोस्तों जैसा कि आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखक के नाम, तो 10 लेखक क्या, बहुत सारे हैं। तो हमारे कुछ और प्रतिभाशाली जैसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों में अभी हम किसी और का नाम बताएंगे, आप किसी और का नाम बताएंगे, वो तीसरा व्यक्ति किसी और का नाम बताएगा। तो इसलिए सबके विचार से अपने अलग अलग प्रतिभाशाली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सबके अपने अपने विचार से अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का नाम। वही बात आई, विश्व के 11 बल्लेबाजों का, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का अगर हम नाम बताएंगे तो मेरे विचार से सचिन होगा, आपके विचार से विराट कोहली हो जाएंगे, तो किसी और के विचार से कोई और हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबके विचारों से अपने अलग अलग बल्लेबाज निकल जाएंगे सर्वश्रेष्ठ में, जो कि ये सुपरिभाषित नहीं माना जा सकता। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है जो सबके लिए समान हो, जो सभी पर फॉलो, सभी जगह फॉलो हो, सभी रूल्स पर, जो सभी जगह फॉलो हो और वो रूल्स पर काम करता हो। तो ठीक है, 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो सबके अपने अपने विचार से अलग अलग होंगे, और जब सबके अपने अपने विचार से अलग अलग होंगे तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए अगले क्रम में आते हैं। चौथा सवाल पूछा है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप कक्षा 11 में ही पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कक्षा 11 में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों में 25 बच्चे बालक वर्ग के हैं और 25 बालिका वर्ग के हैं। तो बालकों का जो संग्रह होगा वो एक फिक्स है कि 25 है। तो जब ये फिक्स है, ये नियम है, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित होती है, तो इसलिए हम बिंदास कह सकते हैं कि ये आपका समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। अब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह का मतलब होता है 1, 2, 3, ऐसे जाते 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 100 से कम लेना है तो 99 तक चले जाइए। ये फिक्स है, ये सुपरिभाषित है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह है, तो इसलिए आपका ये समुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है, जो भी गोदान वगैरह हो, तो जितने भी उपन्यास है वो फिक्स है। ऐसा है नहीं कि डेली बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसा है नहीं कि उनका उपन्यास इंडिया कुछ और मानता है, पाकिस्तान कुछ और, अमेरिका कुछ और मानेगा। तो जो इनका उपन्यास है वो फिक्स है, जो भी 10-20 उपन्यास होंगे। तो इसलिए जब फिक्स है, सुपरिभाषित है, नियम पर है, तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक को आप दर्शाते हैं, जैसे समपूर्णांक क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, ये सब के सब सम है। अब पूर्णांक भाई आपके प्लस माइनस होते हैं,
तो इसलिए आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये सुपरिभाषित है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, ये समुच्चय आपका होगा, ये भी आपका समुच्चय। अब अगले क्रम में इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्नों का संग्रह होगा वो फिक्स है, वो सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय होगा। क्योंकि अध्याय में जो भी प्रश्न का संग्रह होगा वो फिक्स होगा, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कक्षा 11 का मैथ है और प्रश्नावली 1.1 में पहले सवाल में यहाँ पर 9 सवाल दिया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसी किताब का कोई किसी दूसरे लेखक की बात नहीं किया जाएगा, इसी किताब का किसी दूसरे में 10 प्रश्न दिया जाए, 5 प्रश्न दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो समुच्चय नहीं होता। तो जिस लेखक की आपकी बुक होगी, पहला सवाल जितनी संख्या में दिया है उतनी ही संख्या में उस किताब में सभी जगह उतने ही सवाल पाए जाएंगे, इसलिए इसका संग्रह निश्चित होता है, इसलिए आप समुच्चय इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ा और प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल था आज हमने इसको क्लियर किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिएगा। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल MS क्लासेस के नाम से चलता है। MS क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप मोबाइल खोलिएगा, डाटा ऑन करके प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद उस टेलीग्राम के सर्च आइकन में जाकर आप MS क्लासेस बाय मुकेश सर लिखेंगे तो वहां पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आ जाएगा। आप वहां क्लिक करके नीचे ज्वाइन का बटन दबा के या ज्वाइन पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे दोस्तों ये फायदा है कि हम सभी क्लासों का जो नोट्स होगा उसको प्रॉपर उपलब्ध कराते रहेंगे। इससे आपको भी सुविधा होगी और हमें भी सुविधा होगी। और दूसरी बात जो है, हर दूसरे संडे को हम लाइव आएंगे, हमारी टीम रहेगी साथ में। आपके जो डाउट होंगे उसका जो है उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। और डाउट से पहले हम चाहते हैं कि आपका जो भी सवाल जो आपको नहीं समझ में आता है या जिसमें कोई दिक्कत होती है समझने में, तो आप टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन अपना लिखकर भेज सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी किया कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।